बादशाह ने उस लड़के को कैद खाने में कैद करवा दिया। कुछ अरसे तक कैद रहने के बाद उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा गया कि मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उस लड़के ने बादशाह से इल्तिजा की कि बादशाह सलामत, मैं आखिरी बार अपने वालिद से अकेले में मिलना चाहता हूँ। बादशाह ने रहमदिली का मुजाहिरा करते हुए उस लड़के को अपने बाप से मिलने की इजाज़त दे दी और अपना एक सिपाही उसके साथ रवाना कर दिया। सिपाही घर के बाहर खड़ा हो गया और वह लड़का अपने वालिद से मिलने के बहाने घर के अंदर चला गया। उस लड़के ने अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए अपनी जगह अपने तीसरे भाई को बाहर सिपाही के पास भेज दिया। वो जानता था कि उसके तीसरे भाई की जिल्द लोहे की तरह सख्त है और अगर जल्लाद उसको कत्ल करेगा तो उसकी तलवार का वार उसकी जिल्द पर नहीं होगा। चूंकि सारे भाइयों की शक्ल एक जैसी थी, इसलिए सिपाही उसे पहचान नहीं पाया और उसे अपने साथ वापस महल ले आया। अगले दिन जल्लाद को हुक्म दिया गया और जल्लाद उस लड़के को कत्ल करने के लिए आया। जैसे ही उसने तलवार से उसका सर कलम करने की कोशिश की तो तलवार ने उसकी गर्दन पर कोई असर ना किया, बल्कि तलवार की धार खराब हो गई। सब लोग हैरान रह गए कि आखिर ये क्या माजरा है, तलवार से इसका सर आखिर क्यों नहीं कट रहा। बादशाह ने उस लड़के को महल में बुलाया। नौजवान, आखिर ये क्या तमाशा है? तुम्हारी गर्दन पर तो तलवार की धार ने असर ही नहीं किया। लगता है तुम्हारी जिल्द फौलाद की बनी हुई है। अब हम तुम्हारे लिए दूसरी सज़ा तजवीज़ कर रहे हैं। हम तुम्हें बर्फ़ में कैद करेंगे और तुम उसी बर्फ़ में सर्दी से तड़प तड़प के मर जाओगे। बादशाह उस लड़के के लिए नई सज़ा तजवीज़ कर देता है और दोबारा से उसे कैद खाने में कैद कर देता है। अगले दिन जब उस लड़के से पूछा जाता है कि मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो वो दोबारा से उसी ख्वाहिश का इजहार करता है। वो बादशाह से अपने बाप से मिलने की इजाज़त मांगता है और बादशाह रहमदिली का मुजाहिरा करते हुए दोबारा से उसे अपने बाप से मिलने की इजाज़त दे देता है और साथ में एक सिपाही को भी रवाना कर देता है। सिपाही घर के बाहर इंतज़ार करता है और वो लड़का अपने बाप से मिलने के बहाने घर में दाखिल हो जाता है। वो लड़का अक्लमंदी का मुजाहिरा करता है और अपने भाई को जाकर सारी बात बताता है। उसका भाई जानता था कि कुदरत की तरफ से उसे ये सलाहियत मिली है कि वो बर्फ़ में रहकर भी ज़िंदा रह सकता है और सर्दी उसके जिस्म पर कोई असर नहीं करती। उसका भाई उसे तसल्ली देता है और उसे घर में रोककर उसकी जगह सिपाही के साथ खुद रवाना हो जाता है। चूँकि दोनों भाइयों की शक्ल एक जैसी थी, इसलिए सिपाही उसे नहीं पहचान पाता और लाकर उसे कैद खाने में कैद कर देता है। अगले दिन सुबह हुक्म के मुताबिक सिपाही उस लड़के को बर्फ़ के घर में कैद कर देते हैं। वो घर मुकम्मल तौर पर बर्फ़ का था और उसमें शदीद सर्दी थी, इतनी ज़्यादा सर्दी कि कोई भी जानदार इंसान वहाँ पर नहीं रह सकता था। सिपाही और बादशाह समझ रहे थे कि ये लड़का एक दिन के अंदर अंदर मर जाएगा, लेकिन जब अगले दिन सिपाही उस लड़के को देखने के लिए उस बर्फ़ के घर में आते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। वो लड़का जिंदा सलामत अपनी जगह पर बैठा होता है और बर्फ़ की ठंडक ने उसके जिस्म पे कोई असर नहीं किया होता। अब तो वाकई बादशाह और उसके सिपाही हैरान रह जाते हैं। क्या मुसीबत है? आखिर ये क्या तमाशा है लड़के? पहले तलवार की धार ने तुम्हारी गर्दन पे कोई असर नहीं किया और अब बर्फ के घर में भी तुम जिंदा रह गए। आखिर तुम इंसान हो या कोई जिन? तुम पर तो कोई चीज असर नहीं करती। अब मैं तुम्हें कैद करता हूँ और तुम्हारे सर पर भारी पत्थर फेंक कर तुम्हें हलाक करूंगा। बादशाह इस बार फिर से उसकी सज़ा में तब्दीली कर देता है और ऐलान करता है कि अब इसके सर पर भारी पत्थर गिराकर इसे मारा जाए। मामूल के मुताबिक मरने से पहले बादशाह फिर उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछता है और लड़का फिर से अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए अपनी आखिरी ख्वाहिश बताता है कि वो मरने से पहले अपने बाप से मिलना चाहता है।
बादशाह एक बार फिर बेवकूफ़ बन जाता है और रहमदिली का मुजाहरा करते हुए उसे अपने बाप से मिलने के लिए घर भेज देता है। लड़का अपने बाप से मिलने के बहाने घर आता है और सारा किस्सा अपने भाई को सुनाता है। उसका भाई उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि फ़िक्र मत करो, अब इस मामले को मैं संभालूंगा। उसके भाई को अल्लाह ने ये सलाहियत दी थी कि कोई भी चीज़ उसके सर पर गिरती तो गिरकर पाश पाश हो जाती और उसका सर लोहे की तरह मजबूत था, जिससे उसके सर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। इसलिए अब की बार वो अपने भाई को घर में ठहरा कर सिपाही के साथ खुद रवाना हो जाता है और महल पहुंच जाता है। अगले दिन सज़ा का वक्त आता है और बादशाह अपने मुलाजिमों को हुक्म देता है कि ऊंचाई पर चढ़कर ऊंची जगह से कोई पत्थर इस लड़के के सर पे फेंका जाए ताकि वो हलाक हो जाए। बादशाह का मुलाजिम ऊंची दीवार पर खड़ा होकर एक पत्थर लड़के के सर पर गिराता है, लेकिन सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो पत्थर उस लड़के के सर पर गिरता है और गिरते के साथ ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन उस लड़के के सर को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। अब तो बादशाह परेशान होकर अपना सर पकड़ लेता है। लड़के, मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, सीधी शराफत से मुझे सच बता दो, आखिर हर बार तुम सज़ा से कैसे बच जाते हो? बादशाह सलामत जान के अमन पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। बात दरअसल ये है कि हम 6 भाई हैं, हम 6 भाइयों की शक्लें एक जैसी हैं और हमारी आवाज़ें भी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। मेरे वालिद साहब बीमार हो गए थे और हमने उनके इलाज की गरज शाही ख़जाने से मोती चुराया था और हम उस मोती को वापस रखना भूल गए। यही हमारी गलती है। उस गलती की सज़ा हमें मिली और आपने मुख्तलिफ़ तरीके से हमें सज़ा देनी चाहिए, लेकिन हम सारे के सारे भाई किसी न किसी सलाहियत से माला माल हैं, इसलिए हम हर बार सज़ा से बचते गए और हर बार आप धोखा खाते रहे, लेकिन हमारा मकसद आपको धोखा देना नहीं था। हम तो सिर्फ अपने वालिद का इलाज करना चाहते थे। अब अल्लाह के फजल से हमारे वालिद सेहतयाब हो गए और हम आपके शुक्रगुजार हैं। बादशाह उस लड़के के मुंह से सच्चाई सुनकर खुश हो जाता है और सच बोलने के इनाम में उसे माफ़ कर देता है। उसके बाद बादशाह उन सारे भाइयों को अपने महल में बुलाता है और अपने महल में उन्हें नौकरी पर रख लेता है। वो सारे भाई हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं और उनके बाप को भी उन पर फ़ख्र होता है और उनके बाप को एहसास हो जाता है कि उसके बेटे निकम्मे और आवारा नहीं बल्कि बहुत काम के हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर हमारे अंदर कोई सलाहियत हो या अल्लाह की तरफ से हमारे अंदर कोई खूबी मौजूद हो तो हमें उस खूबी का इस्तेमाल करना चाहिए, उसे छुपा कर नहीं रखना चाहिए और हमें हमेशा सच्चाई से काम लेना चाहिए। सच बोलने वाले की हमेशा जीत होती है और झूठ बोलने वाले जीत कर भी हार जाते हैं।